नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जनवरी 3, 2023 डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे खबर डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में 4:1 का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसने इस फैसले को सही पाया है और बोला है, बेसिकली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन बेसिकली जो भी लेने हैं उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, ये सरकार का डिसीजन होता है और हम सरकार के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। भले ही डिसीजन का इम्पैक्ट क्या रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जो प्रोसेस था डिसीजन लेने का वो प्रोसेस सही था और इम्पैक्ट के लिए और वो डिसीजन जो है मतलब सही था या नहीं सही था इस बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। जबकि एक 4:1 के रेशियो में आया डिसीजन और एक जज है जस्टिस नागरत्ना, ये डिसेंट करी है और इन्होंने बोला कि आरबीआई ने कुछ काम नहीं किया और आरबीआई को बहुत क्रिटिसाइज इन्होंने करा वगैरह वगैरह। उसके बाद एक और खबर है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। तो इसमें दोस्तों कुछ अभी जब ड्राफ्ट रूल्स आए हैं अभी और अभी जब फाइनल रूल्स आ जाएंगे तब हम इसके बारे में देख लेंगे। और दोस्तों बाकी फ्रंट पेज पे तो कुछ खबर है नहीं काम की। उसके बाद हम आते हैं सीधा दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना ये हुई है कि एक वेमेन जो है उनको गाड़ी से टक्कर मार कर और उनकी बॉडी को ड्रैग करा गया बहुत दूर तक। तो ये बहुत न्यूज़ में है आजकल। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। यहाँ पे भी कुछ काम की खबर है नहीं। आज के न्यूज़पेपर में वैसे ज़्यादा खबर है नहीं काम की, एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। फिर एडिटोरियल पेज में आज पूरा डिमोनेटाइजेशन वाला ही छाया हुआ है। यहाँ पे बता भानु मेहता ने जो डिसेंटिंग जजमेंट है उसके बारे में लिखा है और उन्होंने बोला है कि द मेजॉरिटी डिसीजन इज egregious in this context. It is disturbing decision not for upholding the legality of notification. तो इन्होंने मेजॉरिटी डिसीजन को जो है बेसिकली क्रिटिसाइज करा है और बोला कि डिस्टर्बिंग डिसीजन है। इट इज़ अ डिस्टर्बिंग डिसीजन बिकॉज इट डज अ टैप कवर अप जॉब। तो बोला कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सरकार के जो नोटबंदी का फैसला था जो कि बहुत गलत था उसको कवर अप कर रहा है। तो इट टेक्स द गवर्नमेंट्स क्लेम्स टू फेस वैल्यू, इवन द डिसेंट गिव्स द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट अ क्लीन चिट। बोला इवन जो डिसेंटिंग जजमेंट थे वहाँ भी इंटेंशंस को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट था वो तो और भी ख़राब है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकली सा है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आप अगर चाहें तो एक बार अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको पढ़ सकते हैं, बट हाँ ठीक है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे RRR मूवी के बारे में बात करी गई है और साउथर्न सिनेमा के बारे में बात करी गई है। उसके बाद फिर से एक डिमोनेटाइजेशन का है, आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर यहाँ पे स्टॉक मार्केट एंड ट्रेड्स वगैरह की बात करी गई है। फिर नेपाल में नए जो है PM आए हैं प्रचंड, तो इनके बारे में बताया गया कैसे इन्होंने ओथ लिया। तो उस दिन 130th बर्थ एनिवर्सरी था माओ जेडोंग का और चाइना से कैसे करीब है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल था उसमें जो है इन्होंने बहुत कईयों डिकेड्स तक जो है प्रचंड ने बेसिकली वहाँ पे माओइस्टों का जो है वायलेंट स्ट्रगल किया नेपाल में और चाइना से इनकी करीबी ज़्यादा है। तो इसमें यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस करा गया है वहाँ का और फिर कैसे ये पावर में आए और इंडिया के लिए नहीं अच्छा है, चाइना के लिए अच्छा है वगैरह ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क। इसमें भी कुछ खास है नहीं खबर काम की। और आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, मेन आपका यही था कि जो डिमोनेटाइजेशन वाली खबर थी यही इसी में एडिटोरियल इसी में एक्सप्लेन्ड हर पेज पे बस यही खबर है। तो आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, वैसे ज़्यादा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिमोनेटाइजेशन अब काम का नहीं है, 5-6 साल पुरानी चीज़ है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक जो है ये आर्टिकल है राइनो से रिलेटेड आसम में। तो आसम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 जनवरी को बताया है कि 2022 में एक भी राइनोज़ का जो है पोचिंग नहीं हुई है। तो ईयर 2000 से अभी तक ये पहला ऐसा साल था जहाँ पे कोई भी राइनो का पोचिंग नहीं हुआ है। फिर इंडियन राइनोसोरस के बारे में बात करी गई है। इंडियन राइनोसोरस का साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस यूनिकॉर्निस और ये जो है बेसिकली 1 हॉर्न्ड होता है इसमें। ये आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से होता है, 1 हॉर्न्ड यहाँ पे होता है।
फिर यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन राइनोज इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल, और वल्नरेबल थे पहले, ये इंडेंजर्ड थे लेकिन थोड़ा इनका कंजर्वेशन एफर्ट वगैरह किया गया तो IUCN रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। वल्नरेबल क्या होता है? इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड के बीच का जो होता है। According to WWF, there are around 3,700 Indian rhinos in the wild today. Assam's Kaziranga Park alone has 2,613 animals. तो अराउंड इतने 3,700 में से 2,600 कल काजीरंगा नेशनल पार्क है और मेनली आसम में ही है। और आसम के अलावा आपको जो है थोड़ा सा नॉर्दर्न बंगाल में और सदर्न नेपाल में, हाँ सब आपको थोड़ा बहुत राइनोज मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो है इंडियन राइनोज कहाँ होते हैं? आसम में होते हैं। और इसमें बताया गया कि इन 2009 द आसम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स टू कीप चेक ऑन राइनो पोचिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट काजीरंगा नेशनल पार्क। तो राइनो पोचिंग वगैरह के लिए टास्क फोर्स वगैरह बनाया था आसम गवर्नमेंट ने। तो कहीं पे भी अगर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनिमल प्रोटेक्शन की बात आए तो आप ये आसम का एग्जांपल दे सकते हैं कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट और जो है टास्क फोर्स वगैरह बना के एफर्ट करा गया तो राइनो की पोचिंग बहुत कम हो गई। और 2022 में तो एक भी पोचिंग हुई नहीं। अब यही सेम जो जजमेंट है इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं और फिर मेजॉरिटी व्यू क्या है, डिसेंटिंग व्यू क्या है, मेजॉरिटी व्यू, डिसेंटिंग व्यू, सेम ये प्रोसीजर करा गया है। तो आप वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं आर्टिकल। इसमें बेसिकली नोट बैन में ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसे डीकोड करा गया है, बेसिकली ये है। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट प्रॉमिस अ ईयर ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स, इसको हमने पहले न्यूज़ में जब आया था तो हमने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक्स सरकार पे कितना इस पर बजट पे खर्चा पड़ेगा, तो हाँ खर्चा पड़ेगा ये बताया गया है। NFSA लॉ के बारे में बताया गया है कि कैसे ये एक्ट आया वगैरह और क्या, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो इसको दोबारा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। और हम चलते हैं अगले पेज पे। फिर वर्ल्ड में है कि रशिया ने अटैक करा, रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, यूक्रेन ने करा है डोनेट्स्क में। फिर चाइना का वही रोज़ का है चल रहा है। इसमें भी कुछ है नहीं ऐसी खबर जो पढ़ी जाए इतनी इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक यहाँ पे है कैश विद पब्लिक जूम 74% टचेस रिकॉर्ड है। तो जो पहले के कंपैरिजन में कैश था पब्लिक के पास वो जो है ज़्यादा हो गया है एज कंपेरिजन टू पहले से। तो इसमें ये लिखा गया है कि करेंसी विद द पब्लिक इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद बैंक्स फ्रॉम टोटल सर्कुलेशन इन टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। तो करेंसी इन सर्कुलेशन रिफर्स टू करेंसी विद इन द कंट्री दैट इज फिजिकली यूज टू कंडक्ट ट्रांजेक्शंस। तो ये करेंसी इन सर्कुलेशन की बात क्या होता है ये कहा गया है और बताया गया है कि ये हाई हो गया है, लेकिन इसमें एक जो है कैच भी है। तो हाई हुआ है उसके कई रीज़न है। और पहली बात तो ये है कि 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो लोगों को कैश लगा कि ज़्यादा हमारे पास कैश हाथ में रहना चाहिए, तो ये वन ऑफ द रीज़न ये है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि दैट करेंसी विद पब्लिक शुड नॉट बी सीन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इट शुड बी सीन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP एंड दैट हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट एट अराउंड 12-13%. Had the UPI wallet and other digital transactions not grown over the last 5 years, the ratio of GDP would have been much higher. तो द रेशियो ऑफ कैश टू GDP इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12-13%, जो कि पहले भी इतना था अभी भी इतना है। तो इसमें कोई एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखना चाहिए। वैसे तो GDP की साइज़ भी बढ़ी है, GDP की साइज़ बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा हाथ में पब्लिक के। तो उस तरह से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो क्रिटिसिज्म होता है कि कैश नोटबंदी के बाद भी इतना कैश आ रहा है, अरे भैया GDP की साइज़ भी तो बढ़ रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर जो है UPI वगैरह ट्रांजेक्शन्स नहीं होते तो हो सकता है और ज़्यादा कैश रहता है पब्लिक के हाथ में। फिर यहाँ पे बताया गया कि UPI ट्रांजेक्शन जो है 12.82 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन टोटल हुआ और 782 करोड़ ट्रांजेक्शन दिसंबर में हुए हैं। तो रिकॉर्ड है ये UPI ट्रांजेक्शन में। उसके बाद दोस्तों और तो कुछ खबर है नहीं, वर्ल्ड का हो गया। तो आप अगर चाहेंगे तो आप ये एक बार पढ़ सकते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में ये हमने पढ़ लिया था। तो और तो कुछ मुझे काम की खबर लग नहीं रही है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।